Hello students, this is computer class 10th Halwasya Vidya Vihar. Today we will continue with next topic of chapter 8, accidents, emergencies and preventions. हैंडलिंग एक्सीडेंट्स, अलग अलग तरह के एक्सीडेंट्स को किस तरह से हैंडल करोगे. एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद हाउ विल यू विल हैंडल दैट. हैंडलिंग एक्सीडेंट्स एट होम, घर पे अगर एक्सीडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या करोगे. प्रोवाइड एप्रोप्रिएट फर्स्ट एड एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके फर्स्ट एड प्रोवाइड करें. फर्स्ट एड जैसे बैंडेज है या स्टॉपिंग द ब्लड फ्लो है. इफ़ द एक्सीडेंट इज़ मेजर एक्सीडेंट, कॉल एम्बुलेंस इमीडिएटली. मेक अवेलेबल मेडिकल असिस्टेंस एज अर्ली एज पॉसिबल. फर्स्ट एड दे दिया, उसके बाद अगर वो मेजर एक्सीडेंट है तो उसके लिए एम्बुलेंस बुलाई और जो मेडिकल असिस्टेंस उसको चाहिए इमीडिएटली उसे प्रोवाइड की. उसके बाद देर आर 3 P's ऑफ हैंडलिंग एक्सीडेंट एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन. ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द 3 P's ऑफ हैंडलिंग एक्सीडेंट. ये याद रखना. प्रिजर्व लाइफ, हमारा पहला मोटिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसको उसकी लाइफ को सेव करना. प्रिवेंट फर्दर इंजरी, जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसे मूव नहीं करना चाहिए जब तक कि ज़रूरी नहीं है उसकी जान बचाने के लिए. उसकी जान बचाने के लिए ज़रूरी ना हो तब तक उसे मूव नहीं करना चाहिए ताकि उसे फर्दर इंजरी ना हो. प्रोमोट रिकवरी, ट्राई टू हेल्प फिक्स देयर इंजरीज एज बेस्ट एज यू कैन. जैसे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको रोकने के लिए यू कैन टाई सम बैंडेज ओवर देयर. जो उसको फिक्स करने के लिए, इंजरी को फिक्स करने के लिए जो आप बेस्ट उस टाइम कर सकते हैं वो करना चाहिए. उसके बाद आता है हैंडलिंग एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस. वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट्स को आप कैसे हैंडल करेंगे. टेक एन एक्शन रिक्वायर्ड टू डील विद द इमीडिएट रिस्क. जो भी इमीडिएट रिस्क हुआ है जो कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे जो फायर हैजार्ड है या फायर इमरजेंसी हो गई है या इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है किसी को या कोई हैवी ऑब्जेक्ट किसी के ऊपर गिर गया है. तो जो भी इमीडिएट रिस्क है उससे डील करने के लिए जो भी एक्शन है, रिक्वायर्ड एक्शन, वो एक्शन लो. असेस द अमाउंट एंड द काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन नीडेड. असेस करना, असेसमेंट करना, मतलब ये देखना, ऑब्जर्व करना कि इसमें कितनी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है इस एक्सीडेंट में. हाउ मच इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड ओवर देयर. इफ़ यू हैव टू डिस्टर्ब द साइट, टेक फोटोग्राफ्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट. अगर आपको जो भी एक्सीडेंट साइट होती है, नॉर्मली क्या किया जाता है, उसे छेड़ा नहीं जाता है जब तक उसका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है. लेकिन अगर आपको साइट डिस्टर्ब करनी है, मतलब उसे वापस उसमें जो जगह जो भी सामान रखा हुआ है उसे आप इधर उधर मूव करना चाहते हैं, तो उससे पहले फोटोग्राफ्स ले लें और मेजरमेंट्स ले लें कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कितनी दूर थी, वो सारी मेजरमेंट्स ले लें. इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंड एंड व्हाई इट हैपेंड एंड व्हाई इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये क्यों हुआ है. टेक स्टेप्स टू स्टॉप समथिंग सिमिलर हैपनिंग अगेन. एक बार अगर आपको रीज़न पता चल जाए तो अगर आप उस रीज़न पे काम करेंगे देन सिमिलर हैपनिंग विल नॉट हैपन अगेन. ऑल्सो लुक एट द नियर मिसेस एंड प्रॉपर डैमेज. क्या नियर अबाउट जो पॉइंट्स आपने मिस कर दिए हैं या और प्रॉपर्टी डैमेज क्या हो सकता था, उसको अच्छे से एनालाइज करो. कई बार ऐसा होता है कि बाई चांस ही एक्सीडेंट हो जाता है, नॉट बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स. उसके बाद चेक लिस्ट ऑफ पोस्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन. अगर आप उस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपके लिस्ट में होनी चाहिए कि आपने ये चेक कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया. सो दीज आर द आइटम्स ऑफ चेक लिस्ट ऑफ पोस्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन. डिटेल ऑफ इंजर्ड पर्सनल, जो भी जिसको भी इंजरी हुई है, जिनको a group of people got injured, उन सब की डिटेल्स, डिटेल ऑफ देयर इंजरी, डैमेज एंड लॉस. व्हाट वाज द वर्स्ट दैट कुड हैपन, इससे भी बुरा और क्या हो सकता था, मैक्सिमम एट एक्सट्रीम क्या हो सकता था, क्या लॉस हो सकता था और क्या ये एक्सीडेंट दोबारा हो सकता है. व्हाट एग्जैक्टली हैपन्ड, क्या हुआ. व्हाट डिड इट हैपन, वेयर डिड इट हैपन एंड व्हेन डिड इट हैपन. Were there standards in place of premises, plants, substances, procedures involved.
जो भी प्रेमिसेस, प्लांट, सब्सटेंस, प्रोसीजर के जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो इन्वॉल्व थे? वर द पीपल अप टू द जॉब? हर कोई अपना काम सही से कर रहा था? वर दे कॉम्पिटेंट, ट्रेंड एंड इंस्ट्रक्टेड? क्या वो अपना काम करने के लिए प्रॉपरली ट्रेंड, इंस्ट्रक्टेड एंड कॉम्पिटेंट हैं? वट वर द अंडरलाइंग कॉजेज? उस एक्सीडेंट के कॉज, जो रूट कॉज थे या अंडरलाइंग कॉज थे, वो क्या थे? वॉज देयर मोर देन वन? क्या एक से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं जिनकी वजह से ये हुआ? वट वॉज द टास्क बीइंग कैरीड आउट? क्या काम हो रहा था जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ? हाउ वर द पीपल ऑर्गेनाइज्ड? कहाँ पीपल ऑर्गेनाइज्ड थे, क्या काम कर रहे थे? इफ़ इंस्पेक्शन वुड हैव पिक्ड अप द प्रॉब्लम अर्लियर? क्या इस प्रॉब्लम पे पहले भी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है? इफ़ इट हैड हैपन्ड बिफोर? क्या अगर ये पहले हो चुका है? इफ़ सो, क्या ये पहले हो चुका है ये जो इन्वेस्टिगेशन है? इफ़ सो, वाई वी वर नॉट द लेसन लर्नड? वाई द लेसन वॉज नॉट लर्नड? क्यों उससे सबक नहीं लिया गया? अगर ये एक्सीडेंट पहले हो चुका है तो उससे लेसन क्यों नहीं सीखा गया? उसके बाद आता है हैंडलिंग एक्सीडेंट्स एट रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसे कैसे हैंडल करेंगे? द पर्सन इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट शुड बिकम स्टेशनरी? जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, उसको स्टेशनरी मतलब स्टिल हो जाना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए, एंड शुड नॉट मूव एक्सेप्ट टू सेव लाइफ। उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अगर उसे मूव करना पड़े, दैट इज़ अदर मैटर। उसके अलावा और किसी रीज़न से भी उसे मूव नहीं करना चाहिए। द इंजर्ड पर्सन शुड बी गिवन इमीडिएट फर्स्ट एड इफ़ पॉसिबल विद एन एम टू स्टॉप द ब्लड लॉस एज क्विकली एज पॉसिबल। उसे फर्स्ट एड दे देना चाहिए ताकि एक्सट्रीम ब्लड फ्लो ना हो। कीप इंजर्ड पीपल वार्म एंड कंफर्टेबल। एम्बुलेंस एंड द पुलिस शुड बी इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड। इन इंडिया एम्बुलेंस के लिए जो नंबर हैं 112, 102, 108 और पुलिस के लिए हेल्पलाइन नंबर है 100 एंड 112। द इंजर्ड शुड बी मेड अवेलेबल द मेडिकल असिस्टेंस एज सुन एज पॉसिबल। जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको मेडिकल असिस्टेंट तुरंत मिल जाना चाहिए। उसके बाद आता है हैंडलिंग इमरजेंसीज। जो भी इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी हमें पता है कोई भी ऐसी इवेंट जो आपका तुरंत आपका ध्यान खींचती है और उसके लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ऐसी इमरजेंसीज को कैसे हैंडल किया जाएगा, ये कुछ स्टेप्स हैं, ज़रूरी नहीं सारे, आपको कुछ ध्यान में रखने चाहिए। कंसिडर व्हाट माइट हैपन एंड हाउ द अलार्म विल बी रेज्ड। क्या आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्या ये जो भी इमरजेंसी है उसमें उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और आपको अलार्म रेज कर देना चाहिए सो दैट एवरीवन गेट अवेयर ऑफ दैट। डोंट फॉरगेट नाइट एंड शिफ्ट वर्किंग। जो भी नाइट वर्किंग है या शिफ्ट वर्किंग है, उन सब में आपको ये देखना चाहिए कि अगर इस टाइम ये इमरजेंसी हो जाती है तो हु विल रेज द अलार्म। प्लान व्हाट टू डू इंक्लूडिंग हाउ टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी में आपको पूरा प्लान करना चाहिए, इन रिटन पूरा प्लान होता है कि क्या करना होगा, उसे ग्राउंड लेवल पे आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कौन कौन उसे डिप्लॉय करेंगे। बहुत सारे लोगों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होती है कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। आप लोगों का काम है अलार्म रेज करना ताकि सबको पता चल जाए। आप लोगों का काम है एग्जिट डोर की तरफ लोगों को डायरेक्ट करना। आपका काम है बिल्डिंग को इवैक्यूएट करवाना। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को अलग अलग काम असाइन किए जाते हैं। सो दैट एंटायर प्लान इज रिटन ओवर देयर सम ऑन पेपर्स। उसके बाद है इफ़ यू हैव स्टोरेज ऑफ डेंजरस सब्सटेंसेस। अगर आपके पास डेंजरस सब्सटेंसेस का स्टोरेज है और जो इमरजेंसी हो गई वो फायर इमरजेंसी है या केमिकल स्पिल है, तो उस टाइम आपको अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से इमरजेंसी वर्स्ट हो सकती है। डिसाइड वेयर टू गो टू रीच द प्लेस ऑफ सेफ्टी एंड टू रिड्यूस टू गेट द रेस्क्यू इक्विपमेंट्स। रेस्क्यू इक्विपमेंट के लिए या लोगों की जान बचाने के लिए जो सेफ्टी पॉइंट है वो कहाँ है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। प्रोवाइड द इमरजेंसी लाइटिंग्स इफ़ नेसेसरी। अगर ज़रूरत है तो इमरजेंसी लाइट जो होती है ना बेटा, इमरजेंसी टॉर्च जो होती है, टॉर्च अलग होता है, इमरजेंसी लाइट वो प्रोवाइड करना चाहिए। यू मस्ट मेक श्योर दैट देर आर इनफ इमरजेंसी एग्जिट्स फॉर एवरीवन टू एस्केप क्विकली। हाँ, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यू शुड इंश्योर कि वहाँ पे अगर इमरजेंसी हो जाती है तो इतने
काफ़ी एग्जिट हैं कि सब लोग टाइम पे निकल जाएं। नॉमिनेट द कॉम्पिटेंट पर्सन टू टेक कंट्रोल, जिन लोगों को कोई काम डेजिग्नेट दिया गया है उन लोगों को मतलब नॉमिनेट करना कि आपको ये काम दिया जाता है, आपको ये इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ये काम हैंडल करेंगे, आप ये काम हैंडल करेंगे। सो नॉमिनेट कॉम्पिटेंट पर्सन टू टेक कंट्रोल कि इमरजेंसी में आपको ये काम संभालना है या आपको ये काम संभालना है, इस तरह से डेजिग्नेशन दो सबको। डिसाइड हु आर द की पीपल सच एज फर्स्ट एडर, की पीपल कौन होंगे जो सबसे पहले चीज़ें संभालेंगे, जैसे आपको फर्स्ट एड का काम दिया, आपको अलार्म का काम दिया, इस तरह से। प्लान एसेंशियल एक्शंस सच एज इमरजेंसी प्लान, शट डाउन एंड मेकिंग प्रोसेस सेफ, प्रोसेस को सेफ बनाना, इमरजेंसी प्लान को शट डाउन करना। इन ये जो प्लान्स हैं, प्लान एसेंशियल एक्शंस, ये एसेंशियल एक्शन हैं आपके प्लान के, ये भी प्लान करना चाहिए कि कब आपको इमरजेंसी प्लान बंद करना है और क्या ये प्रोसेस है, ये कैसे कैरी आउट करना है। यू मस्ट ट्रेन एवरीवन इन इमरजेंसी प्रोसीजर, जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर होते हैं उनमें सबको, क्योंकि ये वर्क प्लेस की बात हो रही है, तो वहाँ हर एम्प्लॉय को या हर वर्कर को उसके बारे में ट्रेन करना चाहिए कि इमरजेंसीज़ में आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। उसके बाद आता है हैज़ार्ड्स, उससे पहले है बेटा हैंडलिंग पैंडेमिक लाइक इमरजेंसी। पैंडेमिक हमने पढ़ा है किसी भी डिजीज़ की वजह से जो इमरजेंसी आ जाती है, लाइक नाउ वी आर सफरिंग, वी आर गोइंग थ्रू ए पैंडेमिक इमरजेंसी दैट इज़ कोविड-19। तो उस इमरजेंसी में सबको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या गाइडलाइंस हैं, वो ये आप पढ़ के देखोगे तो दिस आर वेरी इजी, आप भी गो थ्रू हो सकते हैं, बट स्टिल मैं रीड कर देती हूँ। हैव इमरजेंसी सप्लाइज एंड स्टेपल ऑन हैंड, इमरजेंसी सप्लाइज सबके पास हो। रोटेट द सप्लाइज अप्रोप्रिएटली, जो भी सप्लाई हो रहा है, जो भी मटेरियल सप्लाई हो रहा है उसे आगे तक पहुंचाओ। गेट रेगुलर फ्लू शॉट व्हेन दे आर अवेलेबल, फ्लू, मान लो कोई फ्लू की इमरजेंसी है तो उसके शॉट यानी उसका वैक्सीन जो मिल रहा है, वैक्सीन छोटे बच्चों को लगता है वैक्सीन मतलब किसी पर्टिकुलर वायरस के लिए होता है, एक्चुअली फ्लू के लिए शॉट होते हैं, वो भी एक इंजेक्शन होता है बहुत थोड़ा सा अमाउंट में। तो फ्लू शॉट है वो रेगुलरली लेने चाहिए अगर अवेलेबल है तो। इंक्लूड एप्रोप्रिएट मास्क, एप्रोप्रिएट मास्क यूज़ करने चाहिए आपको, सर्जिकल मास्क या N95 मास्क हैं वो वेयर करने चाहिए डिपेंडिंग ऑन कि किसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दोनों का यूज़ पता होना चाहिए कि ये कब यूज़ होता है कि ये कब यूज़ होता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मास्क पहनने की ज़रूरत सिर्फ उसी को है जिसको इन्फेक्शन है, सो दैट इन्फेक्शन डज नॉट रीच टू अदर। इंक्लूड रबर ग्लव्स टू यूज़ फॉर ट्रिप्स टू द फूड स्टोर्स, ठीक है। फूड स्टोर पे जब आप जाएं तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यूज़ रबर ग्लव्स। हैव अनसेंटेड ब्लीच, अनसेंटेड मतलब जिसमें ऑर्डर नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती, अनसेंटेड ब्लीच एंड वाटर प्यूरीफायर टेबल्स। अच्छा, ब्लीच और प्यूरीफायर टेबल जो टेबल्स हैं वाटर प्यूरीफायर टेबल्स हैं वो अरेंज करने चाहिए। कीप कैश ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड रखने का मतलब ये है कि इमरजेंसी में बैंक्स एंड ATMs अगर बंद हो जाते हैं तो यू शुड हैव कैश इन योर हैंड। कीप गैस और फ्यूल्स इन योर कार, आप अपनी कार अपना सिलेंडर है वो सब फ्यूल से फुल रखो। अवॉइड एक्सट्रीम सोशल आइसोलेशन, एक्सट्रीमली आइसोलेट भी नहीं होना चाहिए। बेस डिसीजंस ऑन गाइडेंस फ्रॉम पब्लिक हेल्थ एंड स्कूल ऑफिशियल्स, स्कूल ऑफिशियल एंड पब्लिक हेल्थ से जो भी गाइडलाइंस इशू होती हैं उनसे अपने डिसीजन लें। कंसिडर सोशल डिस्टेंसिंग, जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है उसको कंसिडर करना चाहिए, उसको ध्यान में रख के काम करना चाहिए। डेजिग्नेट वन पर्सन टू गो आउट फॉर सप्लाईज एंड डू सो नो मोर देन वंस इन अ वीक, एक हफ्ते में एक बार ही कोई एक ही आदमी घर का बाहर जाए जो भी सामान लेना है उसके लिए। डेवलप ए होम स्कूल स्ट्रेटजी और डिस्टेंस और ऑनलाइन लर्निंग फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो ऑनलाइन लर्निंग स्ट्रेटजी है उसे अपनाएं। डेवलप ए वर्क एट होम स्ट्रेटजी इफ़ पॉसिबल। Stay in touch with your neighbors and health authorities so that you can assist them और vice versa, ताकि अपने नेबर्स और जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनसे टच में रहें ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उनको असिस्ट कर पाएँ और वो आपको। यूज़ प्रोटेक्टिव मेजर्स व्हेन आउट इन पब्लिक, जब भी आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं तो प्रोटेक्टिव मेजर्स आप यूज़ करें। उसके बाद अच्छा ये सारी नहीं, आप 4-5 आप आज कोविड-19 के बारे में 10 पॉइंट आप खुद भी लिख सकते हैं या इनमें से रीड करके आप कुछ आप बता दें। उसके बाद
आता है हैज़ार्ड्स एंड सोर्सेज ऑफ हैज़ार्ड्स। हैज़ार्ड क्या होते हैं? हैज़ार्ड क्या होता है? एक ऐसा डैमेज, एक ऐसा सिचुएशन जिसमें डैमेज हो जाता है और वो डैमेज कितना भी ज़्यादा हो सकता है। हैज़ार्ड इज़ एनी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डैमेज। हैज़ार्ड क्या है? ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डैमेज, हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स ऑन समथिंग और समवन। किसी चीज़ पर या किसी व्यक्ति पर किसी भी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डैमेज या हार्म और एडवर्स हेल्थ इफेक्ट का अटैक हैज़ार्ड होता है। उसके बाद आता है सोर्स ऑफ हैज़ार्ड क्या होते हैं? दीज आर द सोर्सेज ऑफ हैज़ार्ड्स। कोई भी थिंग या ऑब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे नाइफ हो सकता है, सीजर हो सकता है, उनकी वजह से हैज़ार्ड हो क्या सकता है? कट हो सकता है। इस तरह से ये आप पढ़ के देख लेना। सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस भी हैज़ार्ड का सोर्स हो सकता है, जैसे बेंजीन है, उसे ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। मटेरियल, कोई मटेरियल हो सकता है, ठीक है, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी हो सकता है, कंडीशन हो सकती है, जैसे वेट फ्लोर है उस पर स्लिप हो सकते हैं या फॉल हो सकता है। तो इस तरह से दीज आर द सोर्सेज ऑफ हैज़ार्ड एंड दीज आर द ये सोर्सेज ऑफ हैज़ार्ड है, इनकी वजह से कोई हैज़ार्ड हो सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दिया, आप रीड करके देख लेना, कोई भी इनमें से मैक्सिमम चार आप याद रख लो। उसके बाद आता है वर्क प्लेस हैज़ार्ड आर ऑल्सो इंक्लूडेड। वर्कप्लेस हैज़ार्ड्स ऑल्सो इंक्लूड प्रैक्टिस और द कंडीशंस दैट रिलीज अनकंट्रोलेबल एनर्जीज। हाँ, हैज़ार्ड ऐसे भी होते हैं जिनमें अनकंट्रोलेबल एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, जैसे एन ऑब्जेक्ट दैट कुड फॉल फ्रॉम ए हाइट। बहुत ऊपर से अगर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है तो ए रन अवे केमिकल रिएक्शन, ठीक है, उससे केमिकल एनर्जी रिलीज हो सकती है। द रिलीज ऑफ कंप्रेस्ड गैस और स्टीम, एंटेंगलमेंट ऑफ हेयर और क्लोथिंग इन रोटेटिंग इक्विपमेंट, जैसे किसी रोटेटिंग इक्विपमेंट जैसे फ़ैन में बालों का या किसी क्लोथ कपड़े का फंस जाना। कॉन्टैक्ट विद इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए बैटरी और कैपेसिटर, इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी रिलीज होगी। उसके बाद है जनरल इवैक्यूएशन प्रोसीजर। अगर इमरजेंसी हो जाती है तो जो बिल्डिंग है उसे तुरंत इवैक्यूएट करना चाहिए, खाली करना चाहिए। इवैक्यूएशन का प्रोसीजर क्या है वो इसमें बताया गया है। ये बहुत इजी है बेटा, बहुत जनरल है। पुल ए फायर अलार्म एंड लीव द बिल्डिंग। अगर फायर इमरजेंसी है तो फायर अलार्म को ऑन करो और तुरंत बिल्डिंग को छोड़ दो, ठीक है। अलार्म ऑन होने से क्या होगा, बाकी जो लोग हैं वो अलर्ट हो जाएंगे। रिमेन काम एंड डू नॉट पैनिक एंड प्रोसीड कामली टू द एक्सटीरियर। काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और बाहर की तरफ मूव करना चाहिए और धक्का नहीं मारना चाहिए, कभी भी धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए इस तरह में। नेवर पुश अदर पीपल, ठीक है। इफ़ टाइम परमिट्स शट डाउन एनी हैज़ार्डियस इक्विपमेंट और प्रोसेस। अगर टाइम है एंड इफ़ इट इज़ नॉट डेंजरस तो जो हैज़ार्डियस प्रोसेस या इक्विपमेंट है उसे बंद कर देना चाहिए ताकि फर्दर नुकसान ना हो। इवैक्यूएट द बिल्डिंग यूजिंग स्टेयर्स एंड क्लोज एग्जिट। नेवर यूज़ एलिवेटर और लिफ्ट। फ्रॉम ए सेफ लोकेशन एंड डिस्टेंस डायल 100 और 112। इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। वंस इवैक्यूएटेड मूव अवे फ्रॉम द बिल्डिंग अपविंड इन ए मिनिमम ऑफ 100 यार्ड्स। एक बार आप निकल गए तो कम से कम बिल्डिंग से 100 यार्ड्स दूर चले जाओ। और किस तरफ, किस साइड, जो अपविंड है, अगर वो फायर इमरजेंसी है तो हवा जिस तरफ चल रही है उससे ऑपोजिट साइड, मान लो इस तरफ की हवा है तो आप जिस साइड की हवा चल रही है उससे ऑपोजिट साइड में जाओ। If you are aware of individual unable to self-evacuate or in need of medical care, immediately call 112 or 100 and tell the dispatcher the exact location of person. अगर आपको पता है कि कोई है जो अंदर है और वो सेल्फ इवैक्यूएट, खुद को बाहर नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए 112 और 100 पे कॉल करें और जो भी रिस्पॉन्डर आएगा उसको बताएं कि जो आदमी अंदर फंसा हुआ है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। फॉर इंडिविजुअल्स, अच्छा, एडवाइज रिस्पॉन्डिंग इमरजेंसी। जो भी रिस्पॉन्डिंग इमरजेंसी होती है, मतलब रिस्पॉन्डिंग इमरजेंसी पर्सनल क्या होता है बेटा, इमरजेंसी के टाइम जो भी पर्सनल रिस्पॉन्ड करने के लिए आता है, जैसे आपने फायर अगर है तो फायर ब्रिगेड को बुलाया, तो वो जो स्टाफ आएगा दैट पर्सनल इज इमरजेंसी रिस्पॉन्डर, ठीक है, वो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर होंगे, तो उनको इन्फॉर्म करो कि वहाँ कोई है फंसा हुआ। फॉर इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज़, अगर कोई डिसेबल है तो
उनके लिए स्पेशल कॉरिडोर्स होते हैं, या तो उन्हें बताइए कि वो स्पेशल कॉरिडोर है, वहाँ से आप चले जाइए। अगर वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है तो आप उसे एटलीस्ट किसी विंडो के पास ले आएँ और बाहर कोई जो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर है उसे इशारे से बताएं या बोल के बताएं कि इसको हेल्प की ज़रूरत है। अगर आप उसे अपने ऊपर कंधे पे बिठा के लेके जाएंगे तो ना आप बच पाओगे और ना वो, ठीक है। सो वर्क स्मार्टली देयर। अच्छा, द इंडिविजुअल दैट पुल्स द अलार्म एंड द पर्सन विद इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड ऑक्यूपेंट और emergency detail must notify the responding emergency personnel। जो भी अलार्म पुट करता है, अलार्म रेज करता है वो। दूसरा, जिसके पास जो अंदर ऑक्यूपेंट्स हैं, जो अंदर कितने लोग हैं, कहाँ कहाँ है, जिसके पास ये इन्फॉर्मेशन है वो, और जिसके पास इमरजेंसी की डिटेल है। ये जो इमरजेंसी हुई है, मान लो फायर इमरजेंसी, तो उस फायर इमरजेंसी की डिटेल जिसके पास है, प्लस जिसने अलार्म रेज किया था वो, प्लस जिसके पास अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन है, उन लोगों को जो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर हैं, जो रिस्पॉन्डिंग पर्सनल है, उनको जाके मिलना चाहिए और सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी चाहिए। डू नॉट री एंटर द बिल्डिंग अंटिल ऑथराइज्ड और इमरजेंसी बाय इमरजेंसी पर्सनल। जब तक इमरजेंसी पर्सनल से ऑथराइज नहीं होते तब तक बिल्डिंग में दोबारा एंटर नहीं करना चाहिए। इफ़ यू ऑब्जर्व पीपल नॉट टेकिंग एन अलार्म सीरियसली प्लीज़ एनकरेज देम टू डू सो। अगर आपके अगर उस अलार्म को लोग सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो उन्हें एनकरेज करो कि इसको सीरियसली लो, ताकि उनकी जान बच सके। बी फेमिलियर विद ऑल द एग्जिट लोकेशंस ऑफ बिल्डिंग यू फ्रीक्वेंट प्रायर टू एन एमरजेंसी। किसी इमरजेंसी से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन से एग्जिट डोर्स हैं और कौन सा आपके नियर बाई है। नेवर इग्नोर एन इवैक्यूएशन अलार्म। कोई भी इवैक्यूएशन अलार्म अगर कभी भी बजता है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, जो रिस्पॉन्डिंग इमरजेंसी पर्सनल होता है उनकी जान भी खतरे में होगी और आपकी भी, क्योंकि आपको बचाने के चक्कर में उनकी भी जान खतरे में होगी। तो अपनी जान भी बचाओ, दूसरों की भी बचाओ, और जो इवैक्यूएशन अलार्म है उसको कभी भी इग्नोर ना करो। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। और उसमें एक बार ये इमरजेंसी प्रोसीजर है, इनको थोड़ा एक बार देख लेना, ये बहुत इजी है। एक बार ये चैप्टर पूरा पढ़ के देखना बेटा, इट इज़ वेरी इजी, बहुत जनरल है। इसमें सब में आपको मैक्सिमम 4 पॉइंट आप याद रखना, बस मैक्सिमम 4 पॉइंट, ठीक है। थैंक यू।